मैकेनिकल एम्पलीफायर के अंदर क्या होगा, मैकेनिकल एम्पलीफाइंग एलिमेंट यूज होगा और वो लिंकेज मैकेनिज्म के थ्रू यूज होगा। और वो काम क्या करेगा, वो मैकेनिकल क्वांटिटीज़ जैसे फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, या वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टॉर्क है, या रोटेशनल सिस्टम की बात करते हैं, लीनियर, एक तो लीनियर हो गया, एक रोटेशनल हो गया, उन सब चीज़ों के अंदर इन चीज़ों को एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसड्यूसर जो होते हैं, मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर की जब बात करता हूँ तो, या ऑर्डिनरी ट्रांसड्यूसर की बात कर लो, और मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर में नहीं वर्ड यूज़ कर रहा, ट्रांसड्यूसर की बात करता हूँ, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जैसे मैकेनिकल फॉर्म को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। या मैंने तो और भी वाइड बताया था इसका, ट्रांसड्यूसर की डेफिनेशन और भी वाइड बताया था। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल को मैकेनिकल में, या इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में, उसमें सारी सब चीज़ें आ जाती हैं। तो एनर्जी कन्वर्जन के लिए हम यूज़ करते हैं इस टाइप के एम्पलीफायर। ये बड़े कॉमन एग्जांपल हैं, आपने देखे होंगे। अब सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स के अंदर आता है, देखिए यहाँ इसको फोर्स है, ये इसको उठा नहीं पाता, नहीं उठा पा रहा। यदि सीधा हाथ से उठाएगा बिना इसका यूज़ किए, बिना इस प्लैंक का यूज़ किए उठाएगा तो इसको नहीं उठा पाएगा। तो क्या क्या करेगा, ये इसका प्लैंक का यूज़ करेगा, मीन्स सिंपल लिफ्टिंग मशीन का यूज़ करेगा, और इस सिंपल लिफ्टिंग मशीन से जो इसका फोर्स थी वो एम्पलीफाई हो गई। आप ये कह सकते हैं इससे फोर्स एम्पलीफाई हो गई। सेम आप यहाँ दिखा सकते हैं कि आप इसको एडजस्ट करके, या तो यहाँ एडजस्ट करके या यहाँ एडजस्ट करके आप इसको फोर्स को एम्पलीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ यदि आप छोटी फोर्स भी लगाओगे तो ये फोर्स इसको पिक कर देगी, इसको उठा देगी। मैकेनिकल एम्पलीफायर का एग्जांपल यहाँ दिया है, लीवर का आप एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। लीवर के तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, सिंपल लिफ्टिंग मशीन में ही आते हैं। लीवर के तो बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं आप, ठीक है। आपके घर में जो लेमन का रस निकालने के लिए जो होता है उसको, वो, या जो कच्चे मैंगोज़ का जब आप पिकल डालते हैं तो उसके लिए कटर जो यूज़ होता है वो, ठीक है, या नील कटर यूज़ करते हो वो, ठीक है। कोई भी एग्जांपल दे दो, एक ट्वीज़र से आप कुछ सामान उठा रहे हो, एक चिमटी से कुछ सामान उठा रहे हो, तो वो ऑल आर द एग्जांपल ऑफ लीवर्स। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हो मैकेनिकल के अंदर। मैकेनिकल के अंदर ये भी एक एम्पलीफायर ही है, मैकेनिकल एम्पलीफायर का एग्जांपल है। इसके अंदर देखिए यहाँ नंबर ऑफ टीथ कम है, यहाँ नंबर ऑफ टीथ ज़्यादा है, तो यहाँ क्या होगा कि आप एम्पलीफाई कर सकते हो, इसमें वेलोसिटी को एम्पलीफाई कर सकते हो या फोर्स को एम्पलीफाई कर सकते हो। वेलोसिटी को एम्पलीफाई कर रहे हैं, देखिए इसका वेलोसिटी कम है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, ठीक है। फोर्स को भी आप एम्पलीफाई कर सकते हो इस तरीके से। ये मैकेनिकल एम्पलीफायर का एग्जांपल है। तो मैकेनिकल जो एम्पलीफायर है उसकी अपनी एडवांटेज भी है, लिमिटेशन भी है। तो पहले मैकेनिकल एडवांटेज बता देता हूँ। मैकेनिकल एडवांटेज या मैकेनिकल गेन की बात करते हैं तो वो क्या होगा, आउटपुट टॉर्क और इनपुट टॉर्क, उसका रेशो होगा, उसको बोलते हैं। जैसे जो हमने गेन की डेफिनेशन बताई थी वो लगभग वही चीज़ यहाँ है कि आउटपुट और इनपुट का जो टॉर्क है उसको लेते हैं हम, और वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, वो जो गियर में टीथ हैं उनके प्रोपोर्शनल होती है, उनके रेशियो के प्रोपोर्शनल होती है। अब मैकेनिकल एम्पलीफायर्स की डेफिनेशन का एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल। साइज़ बड़ा होगा वो अलग बात है, लेकिन जब से हम हमारी सिविलाइजेशन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल तो अब आए 100 ईयर्स भी नहीं हुआ, लेकिन जब हम अपने सिविलाइजेशन की बात करते हैं, जहाँ से हम सिविलाइज्ड मानते हैं इंसान को कि हमने कुछ करना सीख लिया था, कुछ मशीन्स बना, मतलब बोलना चालना सीख लिया था, घूमना फिरना शुरू कर दिया था, एक इंसान की तरह रहना शुरू कर दिया था, घरों में रहना शुरू कर दिया था, वहीं से हमारे मशीन्स भी आ गई थी, वो साथ साथ ही हमारे मैकेनिकल एम्पलीफायर्स भी आ गए थे, ठीक है। ये कहीं आपको कोई चीज़ मूव करनी है तो आप लीवर का यूज़ करते हैं, लीवर तो बहुत पहले से यूज़ होता आ रहा है। तो ये क्या है, मैकेनिकल एम्पलीफायर है जो बहुत पहले से यूज़ होते आए, और इसको डिज़ाइन करना कोई कम्प्लेक्स नहीं है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको कम्प्लेक्सिटी नहीं है, बहुत पुराने टाइम से आप यूज़ करते आ रहे हैं। लिमिटेशंस क्या हैं कि इंटरनल लोडिंग इसके अंदर होगी, और फ्रिक्शन लॉस होंगे, इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगी। जैसे गियर्स होते हैं, स्टार्टिंग में जब आप गियर लेते हो, गियर को देखते हो तो उसके अंदर कोई प्ले नहीं होता, कहते हैं प्ले नहीं है, उसके बाद क्या है, डिफॉर्मेशन हो जाती है उसके अंदर, और वो क्या होगा कि
उसमें प्ले आ जाएगी। जैसे आप किसी व्हीकल को चलाते हो, उसके स्टीयरिंग के अंदर स्टार्टिंग में क्या है, स्टीयरिंग मूव किया आपने और वो व्हीकल टर्न हो गया, लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा होगा स्टार्टिंग में कुछ डिग्री तक तो उसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा रोटेट करने का। जैसे ट्रैक्टर में बड़ा कॉमन चीज़ ये देखने को मिलती है आजकल, तो फिर भी पावर स्टीयरिंग आ गए, बेटर होगा, लेकिन पहले के ट्रैक्टर के अंदर बहुत उसको मूव करना पड़ता था, बहुत घुमाना पड़ता था स्टीयरिंग को। उसके बाद बैकलैश है। नेक्स्ट है फ्लूइड एम्पलीफायर्स। फ्लूइड एम्पलीफायर्स के अंदर क्या करते हैं, ये ओरिफिस है, यहाँ पे एयर सप्लाई लोगे तो यहाँ क्या होगा कि ये नोजल से आपको प्रेशर मिलेगा, ठीक है। यहाँ जो ये आउटपुट प्रेशर है, यहाँ आप देख सकते हो, तो ये जो प्रेशर है ये आप चेक कर सकते हो कि प्रेशर कितना एम्पलीफाई हो गया। तो प्रेशर को भी एम्पलीफाई किया जा सकता है। कैसे एम्पलीफाई किया, हमने उसका बाहर निकलने का साइज़ कम कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रेशर जो पहले प्रेशर था उससे बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको फील होगा। फ्लूइड एम्पलीफायर के अंदर भी कुछ ऐसा सिस्टम होता है, हाइड्रोलिक एम्पलीफायर हम बोल देते हैं। तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर भी यही कंसेप्ट है कि नोज़ल यूज़ होता है। इसी तरीके से नोज़ल के अंदर जब आप फोर्स लगाते हो तो स्टार्टिंग में प्रेशर कम होता है, लेकिन जब नोज़ल से जब बाहर आता है तो उसके अंदर फोर्स बढ़ जाती है, फोर्स इंक्रीज हो जाती है। तो ये सेम कंसेप्ट उसके अंदर भी यूज़ होता है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल एम्पलीफायर। ऑप्टिकल एम्पलीफायर के अंदर क्या करते हैं, रिफ्लेक्टर यूज़ करते हैं। वो रिफ्लेक्टर यहाँ रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ ये इंसिडेंट रे है, यहाँ रिफ्लेक्टेड रे है, तो यहाँ आप डिफरेंट एंगल्स के ऊपर आप इसको टर्न कर सकते हो। तो दीज आर ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं इसके अंदर। तो एक इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर की डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि हाई इनपुट इम्पीडेंस हो, सो दैट इट्स लोडिंग इफेक्ट ऑन द ट्रांसड्यूसर इज मिनिमम, लोडिंग इफेक्ट कम रहे, और जो आउटपुट इम्पीडेंस है वो लो रहना चाहिए, सो दैट एम्पलीफायर इज नॉट अनड्यूली लोडेड बाय द डिस्प्ले और द रिकॉर्डिंग डिवाइसेस। इनडायरेक्टली मतलब मैं पहले भी समझा चुका हूँ ये चीज़ आपको कि यदि उसका आउटपुट इम्पीडेंस लो नहीं होगा, हाई होगा, तो क्या करेगा, वो उनसे लोडिंग इफेक्ट फील करेगा जो आप आगे डिवाइसेस यूज़ कर रहे हो। उन डिवाइसेस को जब आप यूज़ करना स्टार्ट करोगे तो मोस्टली लॉस एम्पलीफायर के अक्रॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो थर्ड ये है कि जो उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो अच्छा होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए एक ट्रांजिस्टर के लिए। इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफिकेशन गेन की जब हम बात करें तो इनफाइनाइट, आइडियली बात करें तो इनफाइनाइट गेन होना चाहिए, इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस, ठीक है, जीरो आउटपुट इम्पीडेंस, इंस्टेंट रिस्पॉन्स होना चाहिए, उसमें डिले नहीं होना चाहिए, आइडियली उसमें कुछ डिले नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जीरो आउटपुट फॉर नो इनपुट। ये भी चीज़ ज़रूरी है कि जब आप उसके ऊपर कोई इनपुट ना दे रहे हैं तो उस टाइम आउटपुट उसकी जीरो आए, सो दैट पावर लॉस कम से कम हो। पावर लॉस तभी होता है जब आप कोई इनपुट दे नहीं रहे हो लेकिन फिर भी वो पावर कंज्यूम कर रहा है, तब भी वो जीरो इनपुट नहीं दे रहा, जीरो आउटपुट नहीं दे रहा, सॉरी। VI इनपुट वोल्टेज, II इनपुट करंट, ये करंट आएगा, ये भी करंट आएगा, सॉरी, इसको ठीक कर लेना। ये इनपुट वोल्टेज, ये इनपुट वोल्टेज, ये इनपुट करंट, ये इनपुट वोल्टेज, सॉरी, ये मैं ठीक कर ही देता हूँ। तो क्या हो गया, ये इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, ठीक है। गेन की जब हम बात करें तो पावर आउटपुट डिवाइड बाय पावर इनपुट, V और I का यहाँ मल्टीप्लिकेशन आ गया क्योंकि ये पावर होती है। वोल्टेज एम्पलीफिकेशन की बात करें अकेला V आ जाएगा, V आउटपुट डिवाइड बाय V इनपुट, और जब करंट एम्पलीफिकेशन की बात करूंगा तो यहाँ पर I आउटपुट बाय I इनपुट। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लीनियर स्केल होता है और एक लोगरिथमिक स्केल होता है। किसी भी एम्पलीफायर का, यदि मैं ये कहता हूँ कि किसी भी एम्पलीफायर का जो गेन है वो फर्स्ट का 10 है, सेकंड का 10 है, थर्ड का 10 है, मैं इस तरीके से बात करता हूँ। यदि मैं
पावर गेन की बात कर रहा हूँ अभी, सिर्फ पावर गेन की, वोल्टेज गेन में अभी कंफ्यूज मत होना। यदि मैं पावर गेन की बात कर रहा हूँ कि शुरू वाले का 10 है, सेकंड का भी 10 है और थर्ड का भी 10 है, तो टोटल कितना हुआ? टोटल हम करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू 10, तो हम कहेंगे 1000 गेन है। ठीक है, तो 1000 गेन हुआ, समझ गए? तो लेकिन ये लीनियर स्केल के ऊपर है। जब मैं इसको लोगरिथमिक स्केल पे बोलूँगा तो मैं इसको डीबी के अंदर बताऊंगा। डीबी सुना होगा ना, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी कहा था कि डीबी क्या होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। डीबी मीन्स डेसिबल। तो इसको डेसिबल में मेजर करने की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, वो मैं थोड़ा हिस्ट्री आपको बता देता हूँ कि डेसिबल में क्यों लेना शुरू किया गेन को। यहाँ अटेनुएशन की बात करते हैं तो हम कहेंगे -30 dB अटेनुएशन है, -30 dB है। तो अटेनुएशन या एम्पलीफिकेशन को हम लीनियर स्केल पे ना लेके हमने ट्रेंड बना लिया कि उसको भाई लोगरिथमिक स्केल पे लेना है। उसका रीज़न क्या है? देखिए, सबसे पहले जो एम्पलीफिकेशन यूज़ हुई थी वो रेडियो के लिए यूज़ हुई थी, रेडियो या ऑडियो डिवाइसेस के लिए, वीडियो डिवाइसेस के लिए नहीं यूज़ हुई थी, ऑडियो डिवाइसेस के लिए यूज़ हुई थी सबसे पहले। तो जो ऑडियो डिवाइसेस के लिए जब यूज़ हुई तो हमारे जो ह्यूमन ईयर है उसकी हियरिंग कैपेसिटी जो है, हियरिंग की जो कैपेबिलिटी है वो लीनियर नहीं है, वो लोगरिथमिक है। लीनियर और लोगरिथमिक का डिफरेंस बता देता हूँ क्या होता है। यदि आप आवाज़ सुन रहे हो कुछ और आपने आवाज़ को 10 गुना बढ़ा दिया या 100 टाइम्स बढ़ा दिया, तो आपके कान को ये नहीं लगेगा, आपकी ईयर को ये नहीं लगेगा कि 100 टाइम्स बढ़ा दिया, आपके ईयर को ये लगेगा 2 या 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। ठीक है, मीन्स आपको उसको लोगरिथमिक स्केल पे देखो। 10 का लोग होता है 1, ठीक है, 100 का लोग होता है 2, ठीक है, और 1000 का लोग होता है 3। यदि मैं बेस 10 लोग लेता हूँ तो देखिए इसको ध्यान से। अब 1 का लोग है 0, ठीक है, 1 का लोग है 0, 10 का लोग है 1, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए अब यदि आप 1 यूनिट आप पावर का यूज़ करके आवाज़ निकाल रहे थे, उसके बाद क्या किया आपने, 10 यूनिट पावर निकालनी शुरू कर दी, तो आपके ईयर को ये नहीं लगेगा कि 10 टाइम्स सिग्नल बढ़ गया। आपको ये ईयर को ये लगेगा पहले 0 था 1 हो गया, ये फील होगा। और फिर उसके बाद 10 से 100 कर दिया तो ये नहीं फील होगा कि 10 टाइम्स हो चुका है, आपके ईयर को ये लगेगा कि 1 था 1 से 2 हो गया। समझ गए कि जो ईयर का रिस्पॉन्स है वो लीनियर नहीं है, वो लोगरिथमिक है। तो क्या हुआ कि जब स्टार्टिंग में लोगों ने अपने वो बनाने शुरू किए, ऑडियो डिवाइसेस बनाने शुरू किए, ऑडियो प्लेयर्स बनाने शुरू किए, ऑडियो डिवाइसेस बनाने शुरू किए, तो उन्होंने क्या किया कि भाई जब उसकी पावर कंजम्पशन हम 10 टाइम्स कर रहे थे, ये पाया कि ईयर को तो 10 टाइम्स लग ही नहीं रहा, ईयर के लिए तो वो सिंगल स्केल आगे बढ़ा है। जब वो उसकी पावर मेजरमेंट करते इंस्ट्रूमेंट्स लगा के तो ये लगता है ये तो पावर 100 टाइम्स यूज़ कर रहे हैं पहले से, लेकिन हमारी ईयर को ये नहीं फील होता कि वो 100 टाइम्स बढ़ गई आवाज़ या 1000 टाइम बढ़ गई आवाज़। हमारे ईयर को लगेगा हाँ थोड़ी बहुत बढ़ी है। तो क्या हुआ कि ये पता लगा कि ईयर का जो हेयरिंग स्केल लेते हैं वो लोगरिथमिक स्केल है। तो ईयर के लिए फिर हमने बेल एक यूनिट ली। बेल यूनिट हालांकि बहुत बड़ी है, जैसे जैसे आप फेरेड देखते हो, फेरेड भी बहुत बड़ी यूनिट है ना, वो फेरेड में आपको कभी कैपेसिटेंस मिलता नहीं है। तो ऐसे ही क्या है कि जो बेल है वो भी काफ़ी बड़ी यूनिट है, तो इसलिए हम उसको डेसिबल में यूज़ करते हैं। तो आप ये देखिए कि बेल से डेसिबल वगैरह ये बना कैसे है, तो उसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए ध्यान से समझना है, इसको हमेशा काम आएगी ये चीज़ आपके। ए पी का मतलब है पावर गेन। पावर गेन यदि किसी भी डिवाइस का आप निकालते हो तो वो होता है P2/P1। ठीक है, ये लीनियर स्केल के ऊपर बता रहा हूँ मैं, लीनियर स्केल का पावर गेन बता रहा हूँ। जो अभी मैंने एग्जांपल दिया 10 10 10 3 का है, तो टोटल कितना होगा 1000। तो हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेज की आउटपुट को P2 कहेंगे और फर्स्ट स्टेज की इनपुट को हम P1 कहेंगे। तो यहाँ से आ गया पावर गेन। अब यदि मैं इसको बेल्स में कन्वर्ट करूं तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ लोग लेना पड़ेगा, इस तरफ भी लोग लेना पड़ेगा, इस तरफ भी लोग लेना पड़ेगा। जब आप इस तरफ लोग लोगे तो हम वो बेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो और जब इस तरफ लोग लोगे तो लोग बेस 10 P2/P1।
और यदि डेसिबल में बनाऊंगा, मैंने कहा था कि बेल एक बड़ी यूनिट है तो आपको डेसिबल यूज़ करते हैं, तो डेसिबल में जब आप उसको कन्वर्ट करोगे तो कितना कन्वर्ट आ जाएगा, कितना कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 1 रुपी को मैं आपको पैसे में कन्वर्ट करने के लिए क्या कहूँगा, तो क्या करोगे, 100 इंटू 1 रुपी। 5 रुपीज़ को कन्वर्ट करने के लिए कहूँगा तो 100 इंटू 5 रुपी। ठीक है, तो टोटल कितना बन गया, पैसे बन गए अभी। तो जब डेसिबल की बात करेंगे तो एक बेल में 10 डेसिबल होते हैं। ठीक है, तो 10 इंटू नंबर ऑफ उसके बाद नंबर ऑफ बेल्स, ठीक है, वो आ जाएगा डेसिबल। डेसिबल कितना आएगा, 10 log बेस 10 और P2/P1। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो अब आप ये देखिए कि ये मैंने क्या किया, ये लीनियर स्केल के ऊपर ये वैल्यू थी, मैंने उसको डेसिबल स्केल के ऊपर कन्वर्ट कर दिया, लोगरिथमिक स्केल के ऊपर कन्वर्ट कर दिया, वो डेसिबल में कन्वर्ट हो गया। अब यदि आपको कोई ये कहता है कि 40 dB गेन है किसी चीज़ का गेन 40 dB है, तब आप ये बताओ कि उसको कैसे कन्वर्ट करोगे लीनियर स्केल के ऊपर, सिंपल स्केल के ऊपर कैसे कन्वर्ट करोगे, कितने टाइम्स हो रहा है 40 dB का मतलब वो कितने टाइम्स। तो वो करने के लिए अब आप क्या करोगे, यहाँ 40 रख दो, dB नंबर ऑफ dB यहाँ रख दो 40। अब 40 को 10 से 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 log है ये। तो इसका मतलब क्या है कि log का जब 4 का एंटी लॉग लोगे तो क्या आ जाएगा, 4 का एंटी लॉग क्या होता है बताओ, 10⁻⁴ मीन्स 10,000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P2/P1 की वैल्यू 10,000 आ गई। 40 dB का मतलब हो गया 10,000 गेन है उसका। क्लियर हुई ये बात, समझ गए। अब तक तो आप ये सोचते हैं 40 dB क्या होता है, 60 dB क्या होता है, 80 dB क्या होता है, ये चीज़ सोचते थे, लेकिन अब क्लियर हो गई ये बात कि जो भी यदि dB में दिया आ जाए उसको पहले तो 10 से डिवाइड कर लो और उसका एंटी लॉग ले लो, ये आपका लीनियर स्केल के ऊपर गेन आ जाएगा। सीधी सी एक लाइन में बात बता दी, ये पावर गेन यदि दे रखा है dB के अंदर तो उसको पहले तो क्या करो 10 से डिवाइड कर लो, वो बेल बन गए। उसके बाद क्या करो, उसका एंटी लॉग ले लो, एंटी लॉग ले लोगे तो वो लीनियर स्केल के ऊपर आपका गेन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे लीनियर स्केल को कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे, तो उसका लॉग ले लो, लॉग लेने के बाद उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, वो डेसिबल आ जाएगा। इजी है। जब हम वोल्टेज गेन की बात करते हैं, थोड़ा सा हम हट के काम करेंगे, वोल्टेज गेन के अंदर चलते हैं। अब P1 क्या होता है, P1 इनपुट पावर है, V1/R। आपको पता होगा पावर का फार्मूला क्या होता है, V/R होता है। तो मैंने कर दिया V1/RI इनपुट रेजिस्टेंस, और P2 = V2² आउटपुट। ठीक है, तो मैं इसको फिर यहीं इसी फार्मूला के अंदर रख देता हूँ, वैल्यू रख दो P2 और P1 की वैल्यू। तो P2 की वैल्यू मैंने ये रख दी इस फार्मूला में, और P1 की वैल्यू मैंने ये रख दी, इस फार्मूला के अंदर आ गया। तो फिर क्या होगा कि यदि मैं RI और R आउटपुट को इक्वल ले लेता हूँ, R के इक्वल ले लेता हूँ, तो R से तो R कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया, बच गया क्या, V2/V1 बच गया, इनके स्क्वायर। तो इनका स्क्वायर जब बच गया तो आपको पता है log के अंदर स्क्वायर आ जाए तो क्या होता है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आपने यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया 20 log 10 V2/V1। ध्यान रखना, यदि लोगरिथमिक स्केल के ऊपर वोल्टेज गेन आ जाए और वो डीबी के अंदर दिया हो, जैसे कोई कहता है कि 80 dB, या चलो मैं जो आपने 40 का एग्जांपल लिया था वही ले लेता हूँ। 40 dB पावर गेन की बात की थी पहले हमने, अब मैं कहता हूँ 40 dB वोल्टेज गेन। 40 dB वोल्टेज गेन का मतलब क्या है, 40 dB का मतलब क्या है कि वोल्टेज गेन की पहले तो उसको 20 से डिवाइड करो, फिर उसका एंटी लॉग ले लो। 20 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 का जब एंटी लॉग ले लोगे तो क्या आ जाएगा, 2 का एंटी लॉग ले लोगे तो क्या आ जाएगा 100। तो इट मीन्स क्या हुआ कि यदि आपका वोल्टेज गेन डीबी के अंदर दिया हुआ है तो उसको यदि लीनियर स्केल में कन्वर्ट करना है तो पहले उसको 20 से डिवाइड करो और उसके बाद क्या करो, उसका एंटी लॉग ले लो, यू विल गेट द लीनियर स्केल वोल्टेज गेन। लीनियर स्केल के ऊपर वोल्टेज गेन आ जाएगा। क्लियर, समझ आ गया ये, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, मैं दोबारा से दोनों चीज़ समराइज कर देता हूँ। यदि डीबी के अंदर पावर गेन दिया हुआ है, उसको लीनियर स्केल में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड कर लो उसको, 10 से डिवाइड करने के बाद जो भी आ जाए उसका एंटी लॉग ले लो, वो लीनियर स्केल के ऊपर पावर गेन आ जाएगा। और यदि आपका वोल्टेज गेन दे रखा है डीबी के अंदर, यदि मैं ये कहूँगा लोगरिथमिक स्केल के ऊपर गेन दे रखा है वोल्टेज गेन,
तो जो वोल्टेज डीबी में जो दिया हुआ है वोल्टेज गेन, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको 20 से डिवाइड कर लेंगे और जो भी आ जाएगा उसको फिर क्या करेंगे, उसका एंटीलॉग लेके आपको लीनियर स्केल के ऊपर वोल्टेज गेन मिल जाएगा। क्लियर? अब देखिए मैं उसी चीज़ जगह पे आ गया, पावर गेन का ये चीज़ मैंने दिखाई थी आपको। पावर गेन डीबी के अंदर, पावर गेन इन डीबी लिख सकता हूँ, मैंने यहाँ सिर्फ ये लिख दिया था नंबर ऑफ डीबीज, आप ये लिख सकते पावर गेन इन डीबी। ठीक है, तो यहाँ ये जो नंबर ऑफ डीबी है ये वोल्टेज गेन इन डीबी है, तो ये पावर गेन आ गया। और उसके बाद यहाँ से हम आई स्क्वेयर आर या इस तरीके से करते हैं, तो उन बाकी और फार्मूलाज भी डिराइव कर सकते हैं। एसी एंड डीसी एम्पलीफायर ये मैं आपको बता चुका हूँ, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ जब एम्पलीफायर का इंट्रोडक्शन दिया था, कि मोस्टली जो एम्पलीफायर आपके डायरेक्ट कपलिंग को छोड़ के जो भी होते हैं, या डायरेक्ट कपलिंग और ओप एम्प की बात कर लेता हूँ, उनको छोड़ के सभी जो कपलिंग यूज़ होती है एम्पलीफायर के अंदर, जो कपलिंग यूज़ होती है, इंडक्टिव कपलिंग यूज़ होती है, कैपेसिटिव कपलिंग यूज़ होती है, ठीक है, या ट्रांसफार्मर कपलिंग यूज़ होते हैं, उनके अंदर उनकी वो सिर्फ एसी को ही एम्पलीफाई कर सकते हैं, डीसी को एम्पलीफाई नहीं कर सकते। तो जो एसी एम्पलीफायर हैं, जो एसी एम्पलीफायर्स होते हैं, वो एम्पलीफायर ड्रिफ्ट जो उसमें नॉइसेस वगैरह होती हैं वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर ये बड़ा इजी होता है कि आप एक फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करो, उसको रिजेक्ट करके आप यू विल गेट द ए गुड आउटपुट, मीन्स जो आपको रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए वही आपको मिल जाएगी। और डीसी जो एम्पलीफायर होते हैं, डीसी एम्पलीफायर होते हैं, वो स्टैटिक सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ होते हैं। और कौन से यूज़ होते हैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक तो ऑप एम्प यूज़ होते हैं और एक डायरेक्ट कपलिंग में जो एम्पलीफायर होते हैं वो यूज़ होते हैं। एक तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और दूसरा मैंने क्या एग्जांपल दिया था कि डायरेक्ट कपलिंग के साथ जो जहाँ यूज़ होगी वहाँ वो चीज़ यूज़ हो सकता है डीसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का हम कवर कर चुके हैं इसके अंदर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर क्या है कि स्पेसिफिकेशंस, ऑप एम्प डिस्क्रिप्शन, लिमिटेशंस ऑफ ऑप एम्प, ये चीज़ें इसके अंदर आएंगी। तो इसमें इन्वर्टर, एडर सर्किट, सब्ट्रैक्टर सर्किट, सब चीज़ हमने कर ली है, इसमें कोई चीज़ नई नहीं है। उसके बाद क्या है कि अटेन्यूएटर, वो चीज़ मैं वहाँ करवा चुका हूँ। अटेन्यूएटर क्या होता है? अटेन्यूएटर क्या, एक सिग्नल को मतलब एम्पलीफिकेशन का अपोजिट अटेन्यूएशन होता है, सिग्नल के लेवल को डिक्रीज करना, उसको अटेन्यूएशन बोलते हैं। आपने कभी इसके अंदर जो फंक्शन जनरेटर और सीआरओ यूज़ करते हैं, तो फंक्शन जनरेटर के अंदर कभी आपने सिग्नल देखा है कि फंक्शन जनरेटर के अंदर एक वो होता है, स्विचेस होते हैं दो, एक में 20 dB अटेन्यूएशन लिख रखा है और एक में 40 dB अटेन्यूएशन लिखा होता है। देखा है कभी, ध्यान दिया है उन चीज़ों के ऊपर? वो क्या है, वो सिग्नल के लेवल को कम करने के लिए यूज होते हैं। जहाँ आपको फाइनल डेस्टिनेशन के ऊपर सिग्नल का लेवल कम चाहिए, और लेकिन साथ में आप क्या चाहते हो कि जो सिग्नल जो आप यूज़ कर रहे हो, जो आप सर्किट जो उसका लेवल कम करने के लिए, जो सर्किटरी के अंदर आपको ज़्यादा चेंज ना करना पड़े, आपको उसके अंदर कोई रेजिस्टेंसेस ना लगाने पड़े, सो दैट उनका जो इम्पीडेंस मैचिंग हो वो डिस्टर्ब ना हो जाए, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आपको अटेन्यूएटर यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अटेन्यूएटर जो है वो फिक्स्ड भी होते हैं, वेरिएबल भी होते हैं, सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल भी बोलते हैं इसको, दोनों टाइप के आप यूज़ करते हैं। जो फिक्स अटेन्यूएटर होते हैं वो कांस्टेंट अटेन्यूएशन के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, और जो वेरिएबल अटेन्यूएटर होते हैं वो हम रेडियो स्टेशंस के ऊपर यूज़ करते हैं वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए। और अटेन्यूएटर आप लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, एग्जांपल दे चुका मैं कि सीआरओ के साथ फंक्शन जनरेटर जब आप यूज़ करोगे तो वहाँ अटेन्यूएटर की ऑप्शन, अटेन्यूएशन की ऑप्शन होती है। यदि आज तक कभी ध्यान ना दिया तो अब ध्यान दे लेना। अटेन्यूएशन कैसे शो करते हैं? लॉगरिथमिक स्केल पे शो करते हैं। मैंने आपको बताया था कि या तो अटेन्यूएशन बोल दो कि इतने 20 dB अटेन्यूएशन, 30 dB अटेन्यूएशन, और या फिर आप डायरेक्ट उसको माइनस का साइन लगा के शो कर दो, माइनस के साइन से शो करते हैं इसको। ठीक है, या तो इनपुट बाय आउटपुट शो करो तो पॉजिटिव में दिखाएंगे, लेकिन जनरली हम आउटपुट बाय इनपुट में शो करते हैं तो हम माइनस के साइन के साथ दिखाएंगे। अटेन्यूएशन जो है
वो डिफरेंट टाइप के अटेन्यूएटर डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिसमें रेजिस्टेंस अटेन्यूएटर, सिमेट्रिकल टी अटेन्यूएटर, एल अटेन्यूएटर और पाई अटेन्यूएटर, ये डिफरेंट टाइप के अटेन्यूएटर्स हैं। सर्किट थ्योरी के अंदर आप लोगों ने पढ़े होंगे, नेटवर्क थ्योरी में, सर्किट थ्योरी या नेटवर्क थ्योरी के अंदर। उसके बाद आता है फिल्टर। फिल्टर का काम क्या होता है? अटेन्यूएशन के अंदर एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि जब भी आप सिग्नल को अटेन्यूएट करते हो, सिग्नल का लेवल रिड्यूस करते हो, तो उसके अंदर जो आपका सिग्नल लेवल है वो एक पर्टिकुलर लेवल तक ही कम होता है, जो आपको रिक्वायरमेंट है उस लेवल तक ही कम होता है। ऐसा नहीं है कि उससे ज़्यादा सिग्नल लॉस हो जाएगा, ठीक है, उतना ही सिग्नल आएगा। एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, जब आपने गेन वाला ग्राफ याद करो आप, जो फ्रीक्वेंसी गेन, जिसको गेन बैंडविड्थ ग्राफ बोलते हैं, उसको याद करो। अब आप उसकी शेप कैसी होती है? बेल शेप होती है। उसके अंदर ना 2 कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकलवाई थी मैंने, ठीक है, मैं बना ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ वो ग्राफ दोबारा से। ये ग्राफ कुछ ऐसा था, ये ग्राफ था, और मैंने कहा था ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये मैं गेन की बात कर रहा हूँ। तो जो ये गेन है, पावर गेन की बात कर रहे हैं, ये गेन आते हैं। तो जब मैं इस गेन की बात कर रहा हूँ तो क्या है, ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको एफ एल बोलते हैं, और इसको अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ एच बोलते हैं। इन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो गेन है वो 70.7% रह जाता है। इन पॉइंट्स के ऊपर जो गेन है मैक्सिमम गेन का 70.7% रह जाता है। इसको हम 3 dB फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? 3 dB फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक जब हम आते हैं तो 3 dB का लॉस हमें हो जाता है, 3 dB का अटेनुएशन हो जाता है जब हम यहाँ से यहाँ तक आते हैं। तो ये है अटेनुएशन का एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दी मैंने आपको। 3 dB फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? तो जो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर कभी आपसे किसी इंटरव्यू में ही पूछ लें इसको 3 dB फ्रीक्वेंसी क्यों बोलते हैं, तो 3 dB फ्रीक्वेंसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ जो गेन है वो मैक्सिमम से 3 dB लॉस होके यहाँ बाकी 3 dB लॉस के बाद जितना बचेगा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिल्टर्स किस लिए यूज़ होते हैं? फिल्टर ये है कि जब आप किसी भी सिग्नल को ट्रांसमिट करते हो तो वो सिग्नल तो साथ प्रोपेगेट करता ही है, लेकिन साथ में बहुत सारे नॉइज़ भी जुड़ जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइसेज होते हैं हमारे आसपास, बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइसेज है, वो भी साथ जुड़ जाते हैं। वो जब साथ जुड़ते हैं तो क्या करेंगे, वो आगे जाके रिसीविंग एंड के ऊपर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो हमें चाहिए उसको हम फिल्टर आउट कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके रेडियो चैनल्स बहुत सारे हैं, लेकिन जब आप किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर ट्यून करते हो, ट्यून करते हो, तो वो वहाँ एक ऐसा फिल्टर क्रिएट हो जाता है जो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को पास करता है और बाकी फ्रीक्वेंसी को सप्रेस कर देता है। तो आपको सिर्फ वही फ्रीक्वेंसी का प्रोग्राम सुनाई देता है। या आपके मोबाइल की भी बात करते हैं, आपके मोबाइल में भी फिल्टर लगे होते हैं जो ऑटो ट्यून होते हैं, अपने आप ट्यून होते रहते हैं। उसके अंदर क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आपके पास आ रहा है, जिस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल से आपके पास फ़ोन आ रहा है, उस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल के ऊपर आपका पूरा हार्डवेयर ट्यून हो जाएगा। आपके पूरा इसका इंटरनल हार्डवेयर है वो उसके ऊपर ट्यून हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो सारे फिल्टर्स लगे हुए हैं उसके अंदर, वो फिल्टर्स उसको उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को पास करेंगे और बाकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज को स्प्रेस कर देंगे। पहले जो फिल्टर डिज़ाइन होते थे वो हार्डवेयर से डिज़ाइन होते थे, उसमें हार्डवेयर में चेंज करना पड़ता था। यदि आपको कोई फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है तो डिफरेंट अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग हार्डवेयर डिज़ाइन करते थे। लेकिन आजकल जो फिल्टर्स बनते हैं वो सॉफ्टवेयर बेस्ड फिल्टर बनते हैं। उसके अंदर प्रोग्रामिंग से डिफरेंट एल्गोज बना के उसके अंदर आप डिफरेंट फिल्टर्स डिज़ाइन करते हैं। उसके अंदर आप वेरिएबल फिल्टर भी डिज़ाइन कर सकते हो कि ये फ्रीक्वेंसी आई तो इसके लिए सेट हो जाए, ये फ्रीक्वेंसी आई इसके लिए सेट हो जाए, ठीक है। तो जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपके पास का एक कंट्रोल सिग्नल आएगा कि आपका मैसेज सिग्नल जो आ रहा है वो किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आएगा, तो उसके ऊपर ट्यून हो जाएगा।
लो पास फिल्टर होता है, हाई पास फिल्टर होता है। लो पास फिल्टर क्या करेगा, लो फ्रीक्वेंसी को पास कर देगा, मींस लोअर साइड एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, सिंगल कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी उसके अंदर, तो उससे लोअर फ्रीक्वेंसी को तो वो पास कर देगा और अपर फ्रीक्वेंसी को प्रेस कर देगा। मींस इसके अंदर आपको कुछ ऐसा मिलता है, ये एक पूरा बैंड था, ठीक है, और उसके अंदर क्या है कि एक कट लगा दिया, ये इस टाइप का बैंड था यहाँ, तो आपने यहाँ कट लगा दी, यहाँ कट लगा दी, तो क्या होगा कि आपको लोअर फ्रीक्वेंसी मिलेगी। या मैं इसको उसके अंदर ही दिखा देता हूँ कि यदि आपने ये इसके ऊपर लो पास फिल्टर लगाया तो क्या होगा, जो भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आप दोगे उससे नीचे की फ्रीक्वेंसी पास हो जाएगी, ऊपर की फ्रीक्वेंसी सारी स्प्रेस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर के अंदर क्या होगा कि जो फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए, जो फ्रीक्वेंसी आप चाहते हैं हायर साइड में, तो हाई फ्रीक्वेंसी को पास कर देगा, लो फ्रीक्वेंसी को वो स्प्रेस कर देगा। लो फ्रीक्वेंसी को स्प्रेस कैसे करेंगे, देखिए यहाँ यदि मैंने ये एक कट लगाया, कहीं पे भी हो सकता है, ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहीं भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो मीन्स जो जहाँ भी आपने कट लगाया उसके राइट साइड का पास कर जाएगा, लेफ्ट साइड का स्प्रेस हो जाएगा सारा। ये वर्टिकल कट कहीं भी हो, यहाँ भी हो, तो इसका मतलब इससे इधर राइट साइड का सारा स्प्रेस हो जाएगा। लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में लेफ्ट साइड का सारा, लोअर मीन्स लेफ्ट, याद रखने का तरीका, लेफ्ट साइड का सारा पास होगा। उसके बाद होता है बैंड पास। बैंड पास का मतलब उसमें आप एक बैंड डिफाइन कर दोगे, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दोनों आप बता दोगे कि लोअर इतना है और अपर इतना है, एक कट ऑफ ये है और एक कट ऑफ ये है। लोअर और अपर की बजाय मैं ये कहूँगा एक कट ऑफ सिग्नल ये है और दूसरा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और सेकंड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो दोनों कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मैं बता दूंगा, उससे बीच का जो सिग्नल है वो पास हो जाएगा सारा, और जो ये है ये सारा स्प्रेस हो जाएगा, ये साइड का स्प्रेस हो जाएगा, बीच वाला सारा पास हो जाएगा। और ऐसे ही उसके बाद है बैंड स्टॉप। बैंड स्टॉप के अंदर क्या करते हैं, जो फर्स्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और सेकंड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बताते हैं, उसके अंदर बैंड स्टॉप मीन्स ये जो बैंड है वो स्टॉप हो जाएगा, ये पास हो जाएगा सारा, ये पास हो जाएगा। तो कितने टाइप के बता दिए मैंने, 4 टाइप के बता दिए। लो पास फिल्टर जिसमें लोअर फ्रीक्वेंसी पास होंगे, मीन्स जहाँ कट लगाए उससे लेफ्ट साइड की सारी फ्रीक्वेंसीज पास हो जाएंगी। और दूसरा है हाई पास। हाई पास के अंदर जहाँ कट लगाए उससे राइट साइड की हो जाएंगी। और उसके बाद क्या है बैंड स्टॉप, बैंड पास ले लेते हैं पहले। बैंड पास के अंदर क्या होगा कि जो दो कट लगाए हैं उनके बीच की फ्रीक्वेंसी पास होगी, बाकी साइड की स्प्रेस हो जाएंगी। और बैंड स्टॉप के अंदर जो कट लगाए हैं उसके बीच की फ्रीक्वेंसी स्टॉप हो जाएगी, बाकी सारा पास हो जाएगा। ये हमारे सारे फिल्टर्स हो गए। फिल्टर्स के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे इस मॉड्यूल के अंदर आगे चल के, लेकिन फ़िलहाल इस टॉपिक के अंदर मैं इतना ही बताऊँगा। आगे हम इसको रीड आउट सर्किट्स को कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।